वंदे मातरम। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। टिंगरिंगरिंगरिंगरिंगरिंग, टिंगरिंगरिंगरिंगरिंग, टिंगरिंगरिंगरिंगरिंग, टिंगरिंगरिंगरिंगरिंग। ओ थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बारारी तेरी मस्त मन की, थोड़ी सी धोखने वाली तक 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 तक, जिनमें हो जुनून वो बंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहित रंग दे बसंती यारा, मोहित रंग दे बसंती। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, आज अमीन सयानी जी को डेडिकेटेड ये कार्यक्रम आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से ये डिमांड आई थी कि अमीन सयानी जी को लेकर भी हम लोग कुछ करें, कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करने वाले लोग जिनको सुनकर देखकर। और 88 वर्षीय अमीन सयानी साहब को तो आप जानते ही हैं, पूरा एशिया जानता है, बिना का गीत माला। तो बहनों और भाइयों, इसी अंदाज में लोगों ने फरमाइश की थी कि एक कार्यक्रम सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत अगर अमीन सयानी जी को डेडिकेट करते हुए, क्योंकि किस तरह से संघर्ष करके अमीन सयानी साहब ने अपना मुकाम बनाया है, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, तो उसकी एक कोशिश की गई और एक कार्यक्रम तैयार किया गया जो कि अमीन सयानी साहब के संघर्षों की गाथा आप लोगों तक उदय मन्ना प्रस्तुत करने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना क्रांति के दौर में तो अब ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन उस दौर में सिर्फ एक रेडियो ही हुआ करता था।
तो जैसा कि मैंने कहा कि अमीन सयानी साहब के ही अंदाज में क्यों ना इस कार्यक्रम को पेश किया जाए, और बहुत सारे हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली सभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं फेसबुक लाइव में। और ये बता दूं कि सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर आप लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 5.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कोरोना लॉकडाउन में, और इसमें कम्युनिकेशन थेरेपी यानी कि सकारात्मक थेरेपी जो है उसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो इसी को लेकर रोज़ाना फेसबुक लाइव 8 बजे सायं शुरू किया जाता है और कम से कम 45 मिनट का होता है और 1 घंटे तक ऑन वाट्स से चलता है। तो हम बताना चाहेंगे कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी से लेकर मनोरंजक प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया था। एक कमरे में किया गया यह प्रयोग जब 1899 में इंग्लिश चैनल को रेडियो सिग्नल पार करता हुआ दूसरी छोर पर चला गया तो हंगामा मच गया। लेकिन रेडियो सिग्नल मात्र भेजना एक उपलब्धि तो थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या आवाजें भी इस माध्यम से भेजी जा सकती हैं। समय ने करवट बदली और हम लोग किस तरह से इस दुनिया के उस अनुपम उपहार को पा गए जिससे कि हम मनोरंजन, जागरूकता और कई तरह की विधाओं का इस्तेमाल रेडियो में होने लगा। और उसी दौर में अमीन सयानी साहब ने रेडियो को न केवल भारत बल्कि एशिया भर में और कहें तो दुनिया भर में जो ख्याति आवाज़ के धनी 88 वर्षीय अमीन सयानी साहब ने पहुंचाई, उससे संगीत जो है वो लोगों के दिलों में बस गया। 1950-60 का दौर रेडियो का दौर था। ये दोनों चीज़ें ही लोगों के मनोरंजन का साधन भी थी, इसलिए लोग घर में कुछ रखें या न रखें रेडियो ज़रूर रखते थे। ये वो समय था जब लोगों के मनोरंजन के लिए रेडियो पर कई प्रोग्राम आते थे। इन्हीं प्रोग्रामों में से एशिया का लोकप्रिय कार्यक्रम बिना का गीत माला भी था। शो के होस्ट अमीन सयानी साहब थे, जिन्होंने अपनी मनमोहक आवाज से सबका दिल जीत लिया। बिना का गीत माला ये सुनते ही लोग ठिठक जाया करते थे और रेडियो के करीब भी आ जाया करते थे। बिना का गीत माला बहनों और भाइयों, और ये कहते हुए अमीन सयानी साहब लोगों की ख्वाहिशें भी पूरी करते हुए शो के बेहतरीन गाने चलाते। यही वजह थी कि रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लोगों के कान रेडियो से चिपके होते थे। अमीन सयानी के इस शो का पहला एपिसोड 1952 में प्रसारित हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शो के पहले एपिसोड ने ही श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी, जिसके चलते रेडियो का लोकप्रिय शो बन गया बिना का गीत माला। बिना का गीत माला इस शो की लोकप्रियता और श्रोताओं की भारी डिमांड पर इसे काउंटडाउन शो भी बना दिया गया। लोग अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए वोट करने लगे और उसी के आधार पर शो पर गाने चलाए जाने लगे। हालांकि बाद में जब ये जानकारी मिली कि कई श्रोता अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए फर्जी वोटिंग करते हैं, तब इस शो के इस सेगमेंट को ख़त्म कर दिया गया। बिना का गीत माला की कहानी कुछ इस प्रकार रही। 1951 में जब रेडियो के लिए मुंबई में स्पॉन्सर प्रोग्राम रिकॉर्ड होने शुरू हुए तो बिना का गीत माला के लिए फ्रेश और यंग होस्ट की खोज की जा रही थी। वो होस्ट जो बिना का टूथपेस्ट बनाने वाली सेवा कंपनी के लिए आधे घंटे का एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम लिखे भी, प्रोड्यूस भी करे और बोले भी। इसके अलावा सुनने वालों के पत्र छांटे और जांचे। कंपनी की तरफ से ये छोटा सा प्रयोग किया जा रहा था जिसके लिए अमीन सयानी साहब को चुना गया। अमीन सयानी निर्माताओं के इस प्रयोग पर खरे उतरे और एशिया भर में अपनी आवाज़ के जरिए लोकप्रियता हासिल कर चुके। तो आइए कुछ सुनते हैं अमीन सयानी साहब की ही आवाज़ में। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीत माला की कहानी।
जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सायानी साहब, जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मेरे गुरु भी थे। मगर हमीद भाई चाहते थे कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया, क्योंकि वो था बंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर एक दिन बहुत से लोग देर से जुड़े हैं, इसलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सायानी साहब, जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मेरे गुरु भी थे। मगर हमीद भाई चाहते थे कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया, क्योंकि वो था बंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब जरूरत महसूस की गई एक ऐसे नौसिखिए कम उम्र नौजवान की, जो कि बिना का टूथपेस्ट बनाने वाली सीवा कंपनी के लिए आधे घंटे का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिखे भी, प्रोड्यूस भी करे, बोले भी और साथ ही साथ सुनने वालों के भेजे हुए पत्र भी छाटे और जांचे। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो, लिहाजा उस काम के लिए चुना गया मुझे, क्योंकि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों से संबंध रखने वालों में सबसे जूनियर मैं ही था। और यूं 1952 के आखिर में शुरू हुई बिना का गीतमाला। उन दिनों बिना का गीतमाला आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था। हर हफ्ते 7 अलग गाने बजते थे और सुनने वालों से कहा जाता था कि उन्हें वो लोकप्रियता का क्रम दे और झमेला, शर्त और खास तौर पर अनारकली और बैजू बावरा। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
बिना का गीतमाला का आधे घंटे का प्रोग्राम करीब 1.5 साल तक चला और इतना लोकप्रिय हो गया कि सीबा ने यह फैसला किया कि प्रोग्राम को न सिर्फ 1 घंटे का कर दिया जाए बल्कि उसे हिट परेड का रूप दिया जाए, यानी संगीत की एक सीढ़ी जिस पर गीत साप्ताहिक लोकप्रियता के मुताबिक पायदान ब पायदान ऊपर चढ़े या नीचे उतरे। जहां तक मुझे याद है 1954 में बिना का गीतमाला का सालाना प्रोग्राम नहीं हुआ था, मगर जिन फिल्मों के गाने 1954 में चले थे वो फिल्में थी मयूरपंख, टैक्सी ड्राइवर, आर पार, बूट पॉलिश, नास्तिक, शबाब, अमर और 2 और फिल्में जिनके गीत जोरदार तरीके से गूंजना शुरू हुए उसी साल और अगले साल भी धूम मचाते रहे। ये 2 फिल्में मेरा सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। हाँ, तो इस तरह से जो अमीन सयानी साहब थे उन्होंने बिना का गीतमाला के द्वारा पूरे एशिया के जो रेडियो श्रोता थे उनके दिलों पर राज करने लगे। और ये बताना चाहेंगे कि 1989 के बाद विविध भारती का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कहें तो गलत नहीं होगा। पहले ये रेडियो सिनोल पर आता था, पर 1989 के बाद ये विविध भारती पर भी आने लगा। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके प्रस्तोता यानी अमीन सयानी को आज भी लोग याद करते हैं। हिंदी फिल्मों के शीर्ष 10 गानों का काउंटडाउन होता था और इसमें सयानी साहब अपनी लरजदार आवाज़ में पूरा लुत्फ लेकर बताते थे कि कौन सा गाना कितने पायदान पर छलांग लगाकर कहां से कहां पहुंचा। हर बुधवार रात 8 बजे से 9 बजे प्रसारित होता था और कहते हैं सुनने वालों के बीच इस पर शर्तें लगा करती थीं कि आज बिना का गीतमाला में फला गाना पहले नंबर पर होगा। जहां अमीन सयानी साहब की जुबानी आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी। रेडियो प्रोग्रामों का जब भी जिक्र होता है तो एक और नाम जबान पर खुद ब खुद आ ही जाता है। नाम उस प्रोग्राम का जो शुरू तो हुआ था रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला के नाम से, फिर नाम बदलकर वो सिबा का गीतमाला बना। इसी नाम से वो विविध भारती पर भी चला और फिर विविध भारती पर ही उसी प्रोग्राम ने कोलगेट सिबा का गीतमाला का नाम अपनाया। तो साहब नाम तो बदलते रहे गीतमाला के, मगर उसका प्रोड्यूसर प्रेजेंटर ना बदला। जी हाँ, आप तो जानती हैं मैं ही शुरू से आखिर तक गीतमाला से जुड़ा हुआ रहा और इतनी सारी कहानियां भी हैं उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कि बयान करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं विविध भारती पर बजे हुए गीतमाला की सिर्फ एक वार्षिक कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाऊंगा। मगर उससे पहले ये सुन लीजिए कि गीतमाला को विविध भारती पर पहले हिंदुस्तान सीवा गायकी लिमिटेड ने और फिर कोलगेट पाम ऑलिव इंडिया लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया था। बहनों और भाइयों, आइए जल्दी से आ जाइए अपने रेडियो के पास, क्योंकि आज सिवा का गीतमाला की 41वीं सालगिरह के वार्षिक महोत्सव के दूसरे और अंतिम भाग में पेश होने वाले हैं सन 1993 के 10 सबसे ज्यादा धूम मचाने वाले, सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले सुपरहिट गीत। तो साहब ऐसे शुरू हुआ था गीतमाला का वो वार्षिक कार्यक्रम और अब मैं एक छलांग लगवाकर उस साल के टॉप हिट गीत नंबर 1 का हिस्सा आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। और साहब अब आने वाला है इस वर्ष का टॉप हिट गीत जिसने इस साल की लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और शरारत की एक खलबली सी मचा दी है। इस सरताज गीत ने मार्क्स कितने पाए हैं आप जानते हैं? 329। ये वो गीत है जिसकी फिल्म को कुछ लोग कहते हैं वाह क्या बात है और कुछ लोग कहते हैं खलनायक।
बहनों और भाइयों, इसी तरह से आपने देखा कि अमीन सयानी साहब ने किस तरह से अपनी आवाज़ के जादू से लोगों को बांध दिया। लेकिन अमीन सयानी साहब की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इससे भी आगे चलती है और आपको लिए चलते हैं अगले सोपान पर। अमीन सयानी साहब आखिर आवाज़ के इतने धनी थे, लेकिन उनका दिल भी बहुत बड़ा था और वो उसमें वसुधैव कुटुंबकम बसता था, जो भारत की संस्कृति है। अमीन सयानी साहब ने एक बार स्टेज पर ये कहा था कि जय इंडिया, जय एशिया, जय दुनिया, जय 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 हो। ये अमीन सयानी साहब ने एक स्टेज पर कहा था। इतना बड़ा दिल था अमीन सयानी साहब का, और इसी संवेदनशीलता और मानवता की झलक अमीन सयानी साहब की आवाज़ में भी खनकती थी, फड़कती थी, जो लोगों के दिलों में जगह बना रखी थी। अमीन सयानी साहब ने मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार, रेडियो नाटक और स्किट्स, क्विज शो, संगीत के विशेष कार्यक्रम, करियर संबंधित और एड्स से बचाव से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को अपनी आवाज़ दी, और हजारों कार्यक्रम रेडियो के लिए अमीन सयानी साहब ने प्रस्तुत किया, और बाद में तो वो दूरदर्शन पर भी दिखाई देने लगे थे। और यही नहीं, फिल्म भूत बांग्ला, तीन देवियां, बॉक्सर और कातिल जैसी फिल्मों में उद्घोषक की छोटी छोटी भूमिकाएं भी तो उन्होंने निभाई। रेडियो के बलराज, जो बाद में मशहूर फिल्म अभिनेता सुनील दत्त बने, उन्होंने, अमीन सयानी साहब ने इसी बलराज, जो कि सुनील दत्त साहब बने, फिल्मों में उनसे एक साक्षात्कार भी किया था। तो आइए उस साक्षात्कार से आप लोगों को भी रूबरू कराते हैं। जी हाँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, तुरंत अमीन सयानी साहब आने वाले हैं। और इसी के साथ बहनों और भाइयों, हम आ पहुंचे हैं आज के स्पेशल प्रेषित कार्यक्रमों के दूसरे भाग के प्रोग्राम के क्लाइमैक्स पर। और यहाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आवाज उस महान इंसान की जिन्हें देश के बंटवारे ने रेडियो को दिया। कई वर्षों तक ये पुराने रेडियो सिलोन पर अपने असली नाम बलराज के नाम से बोलते रहे। फिर रेडियो ने इन्हें फिल्मों को दे दिया, और मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया, और फिल्मों से होते हुए ये भारत के पॉलिटिकल मैदान में बड़े जोरों में आ गए। और उनकी अनथक मेहनत और बड़ी प्यारी लगन की वजह से उनका सितारा पॉलिटिक्स में उभरता ही चला जा रहा था कि मौत आड़े आ गई। यह बहनों भाइयों, मैं जिक्र कर रहा हूँ सुनील दत्त साहब का, जिन्हें विविध भारती पर इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला था एस कुमार की फिल्मी मुलाकात के एक प्रोग्राम में। और जो बात उन्होंने मुझे विविध भारती पर कही थी, वो हर भारतवासी के लिए एक सबक है। दिल पर हाथ रखकर सुनिए। मैं जब रेडियो में था तो मैं इस ख्याल से नहीं रेडियो पे आया था कि मैं डायरेक्टरों को या प्रोड्यूसरों को या किसी को मिलूं। रेडियो की वजह से मैं जनता को मिला और मैंने जनता का प्यार पाया, और फिल्मों की वजह से भी मैंने जनता का प्यार पाया। और यही एक वजह है कि मैंने सोचा और यही समझा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बंटवारे का शिकार हूँ। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसका बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, तो हम लोग इधर आ गए थे। यही बम्बई की सड़कों पे हम चलते थे और यही छोटी छोटी खोली में हम रहे हैं। ये सड़क पे जो लैंप की रोशनी है उसमें हम पड़े भी हैं। यही जनता ने सब कुछ दिया है। मैं तो समझता हूँ कि जनता के प्यार ने हमको दिया है सब कुछ। तो जब इतना कुछ अवाम ने, हमारे देश की जनता ने मुझे दिया, तो मैंने सोचा कि इतना देने के बाद उन्होंने मुझे पैसा भी दिया, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है। पैसा मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं देता है, पैसा मुझे मेरे देश की जनता देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि इतना कुछ लेने के बाद भी मैंने क्या दिया उनको। और यही एक वजह है कि मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मैंने सोचा कि यही एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा जिसमें कि मैं अपने विचारों को अपनी जनता के सामने पेश कर पाऊंगा, कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए और देश की तरक्की के लिए, कि हम सब एक होकर मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएं। बस सुनील दत्त की आवाज के बाद अब मैं क्या बोलूं बहनों और भाइयों।
वैसे भी रिकॉर्डिंग रूम के शीशे से इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हमारे लोकेंद्र शर्मा इशारा कर रहे हैं कि विविध भारती गोल्डन जुबली के प्रोग्रामों के इस दूसरे 1 घंटे के प्रोग्राम का समय भी हो रहा है समाप्त। तो बहनों और भाइयों, इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी को और दुआ कीजिए कि आपका ये विविध भारती हमेशा हमेशा दिलचस्प, रंगीन, ज़हीन, दिल को छू लेने वाले प्रोग्रामों से गूंजता रहे। बस तो फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नमस्ते, आदाब, बाय बाय। जी हाँ, तो बहनों और भाइयों, जिस तरह से अमीन सयानी साहब ने सुनील दत्त साहब का साक्षात्कार किया, वो कई पत्रकारों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि सुनील दत्त साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम राजनीति में आकर काम करेंगे, बल्कि उन्होंने काम करके दिखाया भी। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके धर्म पत्नी जो नरगिस थी और उनको कैंसर हो गया था, तो सुनील दत्त साहब ने एक कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण कराने के लिए एक फिल्म भी बनाया था और रॉकी जो है सुनील दत्त साहब को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरह से एक खुशनुमा परिवार जो है वो सुनील दत्त साहब का था, लेकिन नरगिस की मौत के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा था और कैंसर हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने एक शुरुआत की थी और भारत सरकार में मंत्री भी बने। तो इस तरह से जो अमीन सयानी साहब थे वो कई इंटरव्यूज़ भी लिया करते थे फिल्म इंडस्ट्री के और वो रेडियो के श्रोताओं तक पहुंचाया करते थे। तो इसमें अब सीखने वाली जो बात है कि अभी अमीन सयानी साहब जो है 88 वर्ष के हैं। पिछले महीने उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके चलते 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहे थे, लेकिन दुआ जो रेडियो श्रोता हैं, जो एशिया के लोग हैं, उनकी दुआएं लगी और वो स्वस्थ होकर फिर घर आ गए। लेकिन उम्र काफ़ी हो गई है और अपने संघर्षों की दास्तान अमीन सयानी कहते हैं कि उन्हें गाने का बड़ा शौक़ था और संगीत को बड़ा पसंद किया करते थे वो। जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत जो है वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है, चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और अमीन सयानी साहब संगीत के बड़े पसंद करने वाले थे। और अमीन सयानी ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने विधिवत संगीत की शिक्षा भी ली थी और उसके बाद क्या हुआ, उनका गला किसी कारणवश ख़राब हो गया था। तो जब वो गाते थे तो दोस्त आते थे, कहते थे क्या आप बेसुरा राग आलाप रहे हो। तो फिर अमीन सयानी साहब ने उस आवाज़ को ब्रॉडकास्टिंग की तरफ लगाया। हालांकि अंग्रेज़ी के बड़े उद्घोषक बने वो, लेकिन हिंदी से बड़ी रुचि थी। एक बार उन्होंने बताया कि हिंदी की कोई विधिवत उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, कोई विषय पढ़ा नहीं है, लेकिन मुंबई में रहते थे और हिंदी उन्होंने सीख ली, उर्दू भी सीख ली, हाँ फ़ारसी थोड़ी पढ़ी है उन्होंने। और संगीत से बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि संगीत जो है वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है और बिना का गीत माला के ज़रिए अमीन सयानी साहब ने पूरे देश को बल्कि एशिया को एक सूत्र में बांधा था। और इसीलिए आरजेएस की सकारात्मक भारत आंदोलन आप जानते हैं कि 5वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई जा रही है और इसीलिए फेसबुक लाइव रोज़ाना किया जा रहा है। ये 3री श्रृंखला है और रोज़ाना 8 बजे हम लोग उपस्थित होते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ पॉजिटिव थेरेपी होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन गैप होने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ ना कुछ तो बातें निकलनी चाहिए। अब आप लोगों ने जो कुछ भी बातें लिखी हैं, इसे बहुत सारे लोग जो हैं लगभग कितना बताए, फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं इस लाइव के बाद भी पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। इसलिए आप अगर इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं तो अपना कमेंट्स ज़रूर यहाँ पर दर्ज करा दें, क्योंकि उससे आपकी जो है वो पहचान बनती है कि आप इतने जागरूक और सक्रिय फ्रेंड हैं, बुद्धिजीवी हैं, सम्मानित फेसबुक फ्रेंड्स हैं। और इसमें तो आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि हमने इस तरह से शुरुआत करके एक कोशिश की है, वो आपकी ही डिमांड थी, लेकिन इसको हम लोग एक रूप दे सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं कि हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत
जिसको हम लोग देखते भी हैं, आज वो हैं भी हमारे सामने हैं या नहीं भी हैं, तो उनकी शख्सियत को फेसबुक लाइव में सुनाया जाए, नई पीढ़ी के बच्चों को जोड़ा जाए और उनकी दिशा को सकारात्मक दिशा दी जाए, सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर लाने की कोशिश सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत किया जाए। तो अमीन सयानी साहब का तो जवाब नहीं है। उन्होंने कितना संघर्ष किया, आपको पता है कि अमीन सयानी साहब हिंदी के ऑडिशन में फेल हो गए थे, लेकिन हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और दोबारा ऑडिशन देकर वो पास भी हो गए। लेकिन अमीन सयानी साहब ने जो संघर्ष किया और गॉड गिफ्टेड जो चीज़ थी वो जनता के लिए पेश किया, तो हमें हर काम जो है जनता के लिए करने की दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। इसीलिए फेसबुक लाइव 8 बजे आप अमीन सयानी साहब के संघर्षों की गाथा को सुन रहे थे। अमीन सयानी साहब से आप यहाँ पे आभासी उनकी बातें भी आपने सुनी। तो अब यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। लगभग आधे घंटे का अमीन सयानी साहब पर विशेष सेगमेंट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में प्रस्तुत किया गया। अब अगले सेगमेंट पर हम लोग चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे नरेन टेटेसर जी, आरजेएस स्टार पूर्ति फूड विजन के निदेशक नरेन टेटेसर जी, जय हिंद। निर्मल सिंह बड़े भाई हैं, बहुत आरजेएस फैमिली में काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर, बिहार में तो ये करते ही हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े वक्ताओं, साहित्यकारों को बुलाकर और बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाते हैं 23 अप्रैल हर साल। और दीपक जी धन्यवाद, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। कुंदन दा धन्यवाद, नरेश वर्मा जी धन्यवाद, सतीश दुबे जी जय हिंद, सतीश दुबे जी सो स्वीट, आपको भी देखने के लिए। राजीव यादव जी जय हिंद। दीपक श्रीवास्तव जी लिखते हैं मन्ना जी अब अमीन सयानी जी की आवाज़ के साथ, जी हाँ वो हो गया। और जय हिंद, जय वंदे मातरम। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी जय हिंद, क्या बात है सर, जय हिंद। और सतीश जुबे जी पुरानी यादें ताज़ा कर दिया आपने, जी हाँ, और इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है बहनों और भाइयों। इससे हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह से मनोबल बढ़ाएंगे आप, तो रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी शख्सियतों के बारे में, चाहे उन्हें आप देखते हैं, मिलते हैं, आप दिल्ली में भी कई लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, सुशील खन्ना जी हमारे बीच में हैं। तो किसी दिन सुशील खन्ना जी के बारे में भी जानकारी एकत्र करके और उसको यहाँ फेसबुक लाइव में बताया जाए। और सतीश दुबे जी, अतुल सिंघल जी जय हिंद, लाल सिंह जी अमर उजाला में है, लाल सिंह जी आरजेएस से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी कहते हैं कि धन्यवाद, सकारात्मक भारत आंदोलन के बिना का गीतमाला अभिनव प्रयोग आज आपने जिंदा कर दिया मन्ना जी। हाँ विष्णुपुरी जी, ये सब आपकी ही लोगों की ही मांग थी, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। हरीश संतवानी जी जय हिंद, जय हिंद साहब, जय हिंद। शेख डॉक्टर अब्दुल शेख वहाब साहब धन्यवाद, तमिलनाडु से जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली में हैं, जय हिंद, जय हिंद आपको भी शेख वहाब साहब, डॉक्टर साहब। और नाइस सॉन्ग दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अति उत्तम, आज फिर से आपकी आवाज़ में सकारात्मक गीत माला की शुरुआत। चलिए आगे और भी चीज़ें करेंगे। आप नरेन टेटेसर जी लिखते हैं अद्भुत सर, कमाल कर रहे हो आप, तो वास्तव में अमीन सयानी जी का दौर लौटा दिया। जी अमीन सयानी जी तो खैर बहुत ऊंची चीज़ हैं, लेकिन आप लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मनोरंजन, इन्फोटेनमेंट किया जाए, इन्फॉर्मेशन भी दिया जाए और साथ में कुछ जानकारियाँ भी शेयर की जाएं, ताकि जो एक डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है लोगों की, तो कुछ कम्युनिकेशन थेरेपी, सकारात्मक थेरेपी जिसका नाम है, उसको किया जाए। तो अच्छा नरेन टेटेसर जी, हम आज आपका एक नया हुनर देख रहे हैं। मेरा परिवार आज, अच्छा आपका परिवार भी देख रहा है, बहुत धन्यवाद आपको नरेन टेटेसर जी। सुजाउद्दीन साहब वालेकुम सलाम, जय हिंद। और डॉक्टर विनय साहब कहते हैं कि आपने 50-60 साल पहले की बात आपने जिंदा कर दिया है। आप मन्ना जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी योग से अमरत्व सह पर्यावरण यहाँ लेखक हैं और नया लुक देने के लिए, जी हाँ। उदित उत्कर्ष जी, जी हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्कर्ष जी आप भी।
मनोज प्रभाकर जी, जय हिंद। आपको पहले आना चाहिए था। अरे सर, आपको पहले आना चाहिए था, ये तो 8 बजे से होता है सर। अंशु गोयल जी, जय हिंद। और इतने सारे लोग जो हैं अपना दुआ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे मनोबल बढ़ता है। मैं आपको कहूं कि अगर सकारात्मक कार्य करने वालों को आप भी अपने आसपास और फेसबुक पर लाइए, उनके बारे में 4 लाइन लिखिए। अपनी फ़ोटो वगैरह तो बहुत शेयर करते रहते हैं बहुत से लोग, लेकिन जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से नई पीढ़ी तक पहुँचाने की कोशिश। और यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी दे देना चाहते हैं, हालांकि बार बार देते हैं, कि हम लोग महापुरुषों और पूर्वजों को एक साथ एक मंच पर अगले गणतंत्र दिवस पर लेकर आ रहे हैं। आप भी चाहें तो अपने पूर्वजों की स्मृति में किसी महापुरुष के नाम का आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड या आरजेएस भारत उदय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान जो है, आप भेंट कर सकते हैं मंच पे आकर। ये बहुत ही भारत के लिए एक नई पहल है कि महापुरुषों और अपने ही पूर्वजों को हम लोग किताब के अंदर लाने जा रहे हैं, जो कि लाइब्रेरीज़ के अंदर वो पहुंचाई जाएंगी, और आप लोग भी उसमें सहयोग कीजिएगा। अब आइए इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी जानकारी देते हैं कि आप जानते हैं कि फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े रहते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते हैं, तो वो आप लोगों तक पहुंचाना हम लोग आज फ़र्ज समझते हैं। तो वेंकैया नायडू साहब जो हैं वो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जो कि माननीय उपराष्ट्रपति साहब हैं, और उन्होंने आज एक पोस्ट बहुत ही, झांसी की रानी का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन झांसी की रानी के लिए जो कुर्बान हो गई उनको आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। देश के लिए जो कुर्बान होते हैं वो हमारे दिलों में बसने चाहिए, वो अमर हैं और हर बार हर पीढ़ी उन्हें याद करे। इसीलिए तो अच्छे कार्य, सकारात्मक कार्य करने वालों की संख्या आपके आसपास बढ़ेगी। तो आइए झलकारी बाई से आपका परिचय कराते हैं। ये हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई की एक और तस्वीर है जिसे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी फेसबुक पर जो पोस्ट किए वो उन्होंने क्या लिखा। तो वेंकैया नायडू जी ने एक अभियान शुरू किया है कि आप लोग उन देशभक्तों के बारे में भी जानें जो अनाम रह गए। जी, वेंकैया नायडू साहब लिखते हैं कि आपने झांसी का नाम सुना होगा, पर क्या झांसी की झलकारी बाई का नाम सुना है? झांसी की रानी का तो नाम सुना है, लेकिन झलकारी बाई का नाम सुना है? वो झांसी की रानी की हमशक्ल थीं और उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज उनकी वीर गाथा के बारे में बता रहे हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम को महज कुछ असंतुष्ट रजवाड़ों और सिपाहियों का विद्रोह मानता रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों से परे इससे अधिक और क्या हो सकता है? वीर सावरकर साहब ने उस भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जिसमें हर वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र के लोगों ने संकुचित सीमाओं से ऊपर उठकर कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। इनमें से कई योद्धा तो समाज के दुर्बल वर्गों से आते थे, लेकिन उनका संघर्ष गौरवशाली था। लेकिन ऐसे अनेक वीरों को लोग आज नाम तक नहीं जानते। दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में भी इनके राष्ट्र प्रेम, संघर्ष और त्याग को भुला दिया गया है। ऐसे अनजान और वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं पर मेरी फेसबुक श्रृंखला में आज हम झांसी की वीरांगना झलकारी बाई के विषय में चर्चा करेंगे। झलकारी बाई का जन्म 1830 ईस्वी में झांसी के पास बुंदेलखंड क्षेत्र के एक गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही इतनी साहसी थी कि सिर्फ एक लाठी से ही जंगल में तेंदुओं को मार गिराया। ऐसा कहा जाता है कि गांव के एक व्यापारी को तो डकैतों से भी बचाया। इनकी वीरता से प्रभावित होकर गांव वालों ने उनके विवाह का आयोजन झांसी की सेना के विख्यात योद्धा पूरन कोरी के साथ तय कर दिया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से झलकारी बाई की पहली मुलाकात किले में आयोजित गौरी पूजा के दौरान हुई। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने रूप से उनकी समानता देखकर चकित रह गईं, और जब उन्हें झलकारी बाई के साहसी कारनामों का पता चला तो उन्होंने इन्हें अपने महिला वाहिनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया। अपने साहस, युद्ध कला और नेतृत्व के गुणों के कारण शीघ्र ही झलकारी बाई दुर्गा दल की एक प्रमुख कमांडर बन गई। मार्च 1858 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया, तब गर्वीली रानी ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच कई भीषण युद्ध हुए। ऐसे ही एक युद्ध में अंग्रेज सेना नायक ह्यूग रॉस ने झांसी के किले की घेराबंदी कर दी।
किसी प्रकार अंग्रेज किले में घुसने में सफल हो गए और कहा जाता है कि झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से सुरक्षित बाहर निकल जाने को कहा और स्वयं रानी जैसे वस्त्र और कवच पहनकर घोड़े पर सवार होकर झांसी की सेना का सामने से नेतृत्व करने लगी। रानी का हमशक्ल होने के कारण अंग्रेज उन्हें ही रानी समझ बैठे और उन्हें ही पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। झलकारी बाई अदम्य साहस और वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः पकड़ ली गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया है, लेकिन रानी तो मौका देख घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल चुकी थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि उनके साथ चाल चली गई है तो उन्होंने झलकारी बाई को फांसी पर लटका दिया। कहा जाता है कि झलकारी बाई के साहस को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी साहसी हो जाएं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। झलकारी बाई के साहस और शौर्य बुंदेलखंड की गौरवशाली लोक परंपरा का हिस्सा हैं। ऐसे न जाने कितने ही साहसी योद्धा स्थानीय परंपराओं और समुदायों में पूजनीय हैं। उन्हें शौर्य की प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इतिहास की हमारी पुस्तकों में उनके वीर प्रसंग ही गायब हैं। अपने इतिहास को समग्रता में लिखने के लिए हमें हर क्षेत्र की वीर परंपरा का गहन अध्ययन करना होगा, उसे राष्ट्र के इतिहास में सम्मानित स्थान देना होगा। जी हाँ, और वेंकैया नायडू साहब, माननीय उपराष्ट्रपति साहब के इसी बात पर अमल करते हुए हम लोग भी अपनी जो आगे आने वाली आरजेएस की पुस्तक है, जिसमें हम लोग अपने पूर्वजों और महापुरुषों को लाएंगे, उसमें इन क्रांतिकारियों, इन शहीदों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें प्रकाशित करेंगे इनकी जीवनियों को पूरे भारत से। और 72 महापुरुषों की तो जीवनियाँ होंगी ही, क्योंकि 72 आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है महापुरुषों के नाम पर प्रदान किया जा रहा है। तो ये वेंकैया नायडू साहब का पोस्ट था। आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं झलकारी बाई का। ये प्रतिमा देखिए जिस पे लिखा हुआ है वीरांगना झलकारी बाई कोली। तो इस तरह से जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो अगर इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, हमें उनको याद करना है, यही है। और इसीलिए ज़रूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की। तो आइए, सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत कुछ और अवार्ड्स की घोषणा आज की गई है। मिलिए, आरजेएस भारत उदय आचार्य चाणक्य राष्ट्रीय सम्मान 2021 और भेंट करता है अशोक कुमार ठाकुर, शिक्षाविद, संस्थापक, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, मोहन गार्डन, नई दिल्ली। अपने माता पिता स्वर्गीय श्री रामायण सिंह, स्वर्गीय श्रीमती लालमुनि देवी जी, बलिया उत्तर प्रदेश की स्मृति में आचार्य चाणक्य के नाम पर अवार्ड भेंट करेंगे। अवार्डी की घोषणा दिसंबर में की जाएगी। और इसके साथ साथ संपादक हैं नजफगढ़ मेट्रो नई दिल्ली के शिव कुमार यादव जी। इन्होंने घोषणा की है आरजेएस भारत उदय महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान 2021 और अपने फादर इन लॉ स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी, खैरा गांव, दिल्ली, इनकी स्मृति में महर्षि दयानंद सरस्वती विद्वान एवं समाज सुधारक, इनके नाम पे राष्ट्रीय सम्मान भेंट करेंगे संपादक शिव कुमार यादव। इसी के साथ साथ एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं बहादुरगढ़ हरियाणा में सेवानिवृत्त, और वो श्री राजकुमार कादियान जी, एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्त बहादुरगढ़ हरियाणा, और ये पेश करेंगे अपने सुपुत्र स्वर्गीय हकीकत कादियान पत्रकार बहादुरगढ़ हरियाणा, उनकी स्मृति में आप पेश करेंगे आरजेएस भारत उदय स्वामी केशवानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021। स्वामी केशवानंद स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, समाज सुधारक थे। तो इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं और सकारात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस समय तो पितृपक्ष चल रहा है। आप जानते हैं कि पितृपक्ष में 17 यानी कि कल 17 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है और ये श्राद्ध का अंतिम दिन है, इसलिए ये पितरों की विदाई का दिन भी माना जाता है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो पितृ धरती पर, लोक पर अपनी संतानों से मिलने आते हैं और आश्विन माह की अमावस्या के दिन में
दिन वे वापस अपने लोक पर लौट जाते हैं। तो पितृपक्ष जो है वो कल 17 सितंबर तक है और इस तरह से अपने अपने जो पूर्वज हैं, जो आत्मा हैं, उनको वो एक सच्ची श्रद्धांजलि इसे कहेंगे कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान अगर आप प्रदान करते हैं, भेंट करते हैं, तो वो किताब के अंदर भी आपके पूर्वज शामिल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत की जा रही है। कुछ खबरों से भी आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि देश में क्या कुछ चल रहा है उससे भी जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने सुना होगा कि संसद भवन जो है वो एक नया बनने वाला है। तो क्या खबर है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। TV9 भारतवर्ष की ये खबर है। टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का ठेका मिल गया। टाटा को यह ठेका 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। दरअसल संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस 7 कंपनियों ने लगाई थी और इन कंपनियों में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड, ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, NCC लिमिटेड, शपूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड और PSC प्रोजेक्ट लिमिटेड शामिल थी। लेकिन संसद बनाने की बोली टाटा प्रोजेक्ट्स को मिली है। देश की नई संसद बिल्डिंग से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि शीर्ष पर पहले जहां कुछ मीनारों की आकृति बनाने की बात थी, वहां अब देश का गौरव यानी राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ दिखेगा। नई संसद बिल्डिंग का काम इस मानसून सत्र के बाद से शुरू हो सकता है। बता दें कि मौजूदा संसद के सामने ही नई संसद भवन का निर्माण होगा। और ये तो दिल्ली की बात थी। और आगे और आपको बता दें, हालांकि कोरोना से संबंधित भी चर्चा करना ज़रूरी है, लेकिन अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बन। जी हाँ, तो इस तरह से जैसे आप जानते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी यही तो परिवार होता है। और भारतीय परिवार, आप जानते हैं कि भारतीय परिवार में यही संस्कृति रही है। और आप घड़ी की तरफ भी इशारा घड़ी की तरफ से हो रहा है कि अब जो 45 मिनट का समय है वो पार कर गया है और अब आप लोगों से इजाज़त लेने का समय भी आ गया है। लेकिन हाँ, कल याद रखें, आज जैसे कि अमीन सयानी साहब पर विशेष एपिसोड एक सेगमेंट किया गया। 88 वर्षीय अमीन सयानी साहब, जिन्होंने रेडियो को एक नई ऊंचाइयां दी, एशिया तक जो है उनके प्रशंसक हैं। और अब हम लोग कोई ना कोई सकारात्मक व्यक्तित्व जो अपने आसपास हों, दिल्ली के हों, देश के हों, जिनसे कि प्रेरणा मिल सकती है, तो ऐसे सकारात्मक कार्य करने वालों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और कुछ समाचार वगैरह भी साथ में रखेंगे। लेकिन एक सेगमेंट लोगों की मांग है, आरजेएस फैमिली ने कहा है कि इस तरह का एक सकारात्मक अभियान के अंतर्गत ये शुरू किया जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ, कल 8 बजे रोज़ाना ये फेसबुक लाइव होगा, 8 बजे सायं आप रोज़ाना जुड़ सकते हैं। और ये बता दें कि कल सेगमेंट में एक बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और आप जानते हैं कि एक पूरी टीम बना दी गई है जो कि जानकारी कलेक्ट करते हैं,
और इसको और विस्तार दिया जाएगा। आप लोग भी चाहें तो अपनी वीडियोस अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे की भेज सकते हैं। कुछ ऐसी बातें अगर वो सेलेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ आप उसे देख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि कल जो है वो 17 सितंबर है, और 17 सितंबर को वैसे तो राइट ब्रदर्स ने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसमें आपने हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स का नाम, राइट बंधु आप, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं वो कौन थे भारत के जिन्होंने कि वायुयान जो है सबसे पहले बनाया था, मानव रहित वायुयान। और ये जानना, बताना देश को, ऐसी जानकारियां लेकर आना, इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। भारत की अपनी ताकत को, अपनी विविधता की शक्ति को पूरे विश्व में स्थापित करना, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। और इसीलिए ज़रूरत है कि वो कौन शख्स था, ये कल 8 बजे सायं आपको जानकारी दी जाएगी कि मानव रहित विमान राइट ब्रदर्स से पहले भारत के किस शख्स ने बनाया था। तो तब तक इंतज़ार कीजिए, कल सायं 8 बजे तक फेसबुक लाइव पर आपसे जुड़ेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक उदय मन्ना को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।